हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गोल ट्रैकर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन में लेके आई हूँ वैदिक काल। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं वैदिक काल लेके आई हूँ, जो हिस्ट्री का एक पोर्सन है। कल हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना था, आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ठीक है। वैदिक काल यानी जब वैदिक समाज, वैदिक सभ्यता फली फूली, हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता आई। ठीक है। तो ऐसा मतलब ये एक टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि हड़प्पा के बाद आता है, वैदिक काल। ठीक है, हड़प्पा काल के बाद। तो चलिए आइए जानते हैं वैदिक काल के बारे में। तो पहले वैदिक काल के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? तो वैदिक काल के बारे में हमें पता वैदिक साहित्य से पता चलता है। ठीक है। वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं? वैदिक साहित्य 4 वेद हैं। ठीक है। 4 वेदों को वैदिक साहित्य कहा जाता है। ठीक है। इसमें वैदिक साहित्य में एक चीज़ का मेजर उल्लेख है, मेजर उल्लेख यानी बहुत ज़्यादा उल्लेख है कि वैदिक साहित्य लिखा किसने? तो वैदिक साहित्य आर्यों ने लिखा। अब आर्य कौन होते हैं? तो आर्य का ऐसा डेफिनेशन दिया गया है कि उच्च कुल के लोगों को आर्य कहा गया है। ठीक है दोस्तों। तो वैदिक साहित्य आर्यों ने लिखा है। ठीक है। और आर्यों ने ही वैदिक साहित्य के बारे में बताया है। वैदिक साहित्य में वैदिक समाज के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चलिए जानते हैं 4 वेद कौन है जो हमें वैदिक काल के बारे में हमें ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में पहले हम जानना स्टार्ट करेंगे। ऋग्वेद क्या है? 127 सूक्त हैं इसमें ऋग्वेद में, और ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पहले लिखा गया है, और गायत्री मंत्र इसी वेद से लिया गया है। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें याद रखने योग्य है। ठीक है। आप लोग कॉपी पेपर पे लिख लो, मैं ज़्यादा नहीं पीडीएफ बना के देती, क्योंकि आप लोग उसको पढ़ने में लग जाओगे तो मेरी बातें नहीं सुन पाओगे। मेरी बातें सुनो आप लोग, जिससे आपके दिमाग में एकदम घुस जाए। ठीक है दोस्तों। तो ऋग्वेद 127 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, जिसमें पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़े गए हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, यह सबसे पहले लिखा गया था। और ऋग्वेद जो काल है, देखिए वैदिक काल को 2 कालों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल है उसको क्या किया गया है? ऋग वैदिक काल का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। और सबसे पहले लिखा गया वेद है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं सामवेद की तरफ। तो सामवेद क्या है? भारतीय जो संगीत का उद्भव सामवेद से हुआ है। ठीक है। इसका ब्राह्मण पंचविश है, खडविश। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण वो होते हैं जो कि मतलब सरल तरीके से वेदों का, जो सरल तरीके से बताते हैं कि वेद में क्या लिखा गया है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण। ठीक है। इसमें यज्ञ तथा प्रार्थना, उत्सव संहिता के कर्मकांड की अच्छे तरीके से व्याख्या दी होती है, सरल भाषा में अगर हम कहेंगे तो। ठीक है। तो जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय तथा कौशिकी। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश या खडविश। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा वॉइस कट रही थी मेरी। ठीक है। यजुर्वेद आता है उसके बाद तीसरे नंबर पर यजुर्वेद है। यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित गद्य और पद्य दोनों में है यजुर्वेद, जबकि सामवेद और ऋग्वेद दोनों पद्य में है, लेकिन यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। इसका ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण है। फिर चौथा वेद है अथर्ववेद। ये आर्यों के लौकिक जीवन से वर्णन है, मतलब मुख्यतः इसमें जादू टोना, काला जादू, ये सब आप याद रख सकते हो। यजुर्वेद में यज्ञ है, सामवेद में संगीत है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है और प्रार्थना की गई है, प्रभु भगवान की प्रार्थना से संबंधित है। तो ऋग्वेद प्रार्थना से संबंधित है, सामवेद म्यूजिक से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। ठीक है। फिर ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय तथा कौशिकी। सामवेद का ब्राह्मण है जैमिनी तथा शतपथ। शतपथ सबसे बड़ा ब्राह्मण है इसका, सॉरी शतपथ यजुर्वेद का है, सामवेद का है खंड पंचविश तथा खडविश। यजुर्वेद का है शतपथ, अथर्ववेद का है गौपद। ठीक है। अथर्ववेद का क्या है? गौपद। अब वेद है और उसके कुछ उपवेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और अथर्ववेद का सिलवेद है।
फिर कुछ और रचनाएं की गई हैं, वेदांग, 6 वेदांग, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, इन सब की गई है रचना। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या होती है? शब्द उच्चारण। शिक्षा जब हमें मिलती है तो हमको पता चलता है कि हम इसको हम पढ़ें कैसे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? शब्द उच्चारण। निरुक्त क्या है? शब्द की उत्पत्ति। व्याकरण क्या है? व्याकरण वही कितने पुरुष कितने समास, ये सभी तो संधि समास। ज्योतिष क्या है? खगोल शास्त्र, नॉर्मल सी बात है। छंद क्या है? दोहा, रोला छंद। आप लोगों ने अगर हिंदी पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। फिर उपनिषद आते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद क्या है? उपनिषद दार्शनिक विचार। देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद, निषद यानी उप, दार्शनिक विचार, प्रभु के समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद के शब्द का अर्थ ही है दार्शनिक विचार, ठीक है। तो दार्शनिक विचार एकदम दर्शन की पराकाष्ठा है, भारतीय दर्शन की पराकाष्ठा है उपनिषद। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन सो मच दार्शनिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उपनिषद है 108 हैं। मुंडकोपनिषद और जाबालोपनिषद, इसके उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते, जो हमारे भारत का एक प्रतीक माना जाता है, जो नोटों में भी आप लोगों ने देखा होगा। फिर क्या आता है? फिर आता है अरण्य। अरण्य क्या है? जंगल में ऋषियों द्वारा यज्ञ और पुरोहित दर्शन पर आधारित है, जंगल में लिखे गए हैं, ठीक है। अरण्य का अर्थ ही जंगल होता है, तो जहाँ अरण्य आ जाए मतलब जंगल है, ठीक है। फिर क्या आता है? खंड दर्शन। खंड दर्शन, गौतम ऋषि का न्याय, पातंजलि का योग, पातंजलि आपको पता ही है, बाबा रामदेव। कपिल का सांख्य दर्शन। कपिल का सांख्य दर्शन इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कपिल शर्मा शो आता है और वो हंसाता है, तो कपिल शर्मा शो, कपिल का सांख्य, ठीक है। कणाद का वैशेषिक। कणाद, कर्ण, कर्ण, अणु, ठीक है। कण, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो थोड़ी सी कण और उससे, तो कणाद उनका नाम है, तो किससे संबंधित हो गया? अणु से। अणु यानी केमिस्ट्री, परमाणु, अणु, ये सब, ठीक है। जैमिनी ऋषि का पूर्ण मीमांसा, बादरायण का उत्तर मीमांसा, ठीक है। ये हो गया। चलिए फिर आगे अब बढ़ते हैं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इन दोनों को मैं आप लोगों को एक डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग याद कर सके, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर ऋग वैदिक काल, ठीक है। नॉर्मली ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के डिफरेंशिएशन में आपको मैं बताऊंगी, डिफरेंशिएशन में तो ऋग वैदिक काल का समय कब है? 1500 से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 BC। स्रोत ऋग्वेद, स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल का ज़्यादातर रचनाएं उत्तर वैदिक काल में हुई हैं। वेदांग, अरण्य ग्रंथ, उपनिषद, खंड दर्शन और 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। ऋग वैदिक काल का क्षेत्र, तब आर्य कहाँ रहते थे? पंजाब में सप्त सैंधव में रहते थे। इसका क्षेत्र गंगा यमुना दोआब रहा है, किसका? उत्तर वैदिक काल का, क्योंकि फिर वहाँ से जब उत्तर वैदिक काल बाद में हुआ, ऋग वैदिक काल स्टार्टिंग फेज था, तो वो फिर पंजाब से धीरे धीरे गंगा यमुना के दोआब में आ गए, ठीक है। धीरे धीरे उनका प्रसार हुआ, धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो जो प्रारंभिक फेज़ है वो ऋग वैदिक काल है और जो डेवलप्ड फेज़ है वो उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में ज़्यादातर डेवलप्ड चीज़ें हैं, लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं उसमें उत्तर वैदिक काल में, जो आज तक समाज में हमारे चली आ रही हैं, ठीक है। राजनैतिक दशाएं ऋग वैदिक काल की क्या थी? कबीलाई थी। जन, विश्व, ग्राम, कुल, ये इकाई थी। जन का प्रमुख राजा होता था, फिर उससे नीचे आते थे विश्वपति यानी जिला, जिला का जो प्रमुख होता था उसको विश्वपति कहते थे। ग्राम का ग्रामीण, गांव, कुल का कुलाब। जन स्तर के 3 पदाधिकारी होते थे, पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। और इधर राजनीतिक दशाएं अब जनपद बन गए थे, क्योंकि बड़ा क्षेत्र हो गया था तो जनपद बन गए थे। राजतंत्र कैसा हो गया था? जनपद, विश्व, ग्राम, कुल, वही, और 3 पदाधिकारी। 3 पदाधिकारी कौन? पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण के अलावा भी कई पदाधिकारी हो गए थे। राजनैतिक दशाएं, एक समिति थी और एक सभा थी ऋग वैदिक काल में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। समिति, आम आर्यों की सभा, सभा आम आर्यों की समिति थी, आम आर्य उसमें रहते थे, लेकिन जो सभा थी वो न्यायालय थी,
ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो राजा थे उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया। राजा का वर्चस्व कैसे ज़्यादा हो गया? वंशानुगत पद हो गया। वंशानुगत पद होने से न्यायालय में जो सभा थी उसमें राजा का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया, जिससे कि सभा की जो शक्तियाँ थी उसमें उनकी कमी आई। ठीक है, तो सभा सभा की शक्तियों में कमी आई। और समिति क्या करती थी कि राजा का चुनाव करती थी। सभी जो स्त्री पुरुष रहते थे, सभी स्त्री पुरुष राजा का चुनाव करते थे, जन के वयस्क। लेकिन फिर इसमें भी कमी आ गई क्योंकि राजा का वंशानुगत हो गया पद। फिर सेना के बारे में अगर हम पूछे तो सेना पैदल और घुड़सवार थी ऋग्वैदिक काल में, और वहीं उत्तर वैदिक काल में जब डेवलपमेंट हुआ तो पैदल आ गए, रथ आ गए, सवार आ गए, हाथी सवार आ गए। ठीक है, अपराध का भी डेवलपमेंट हुआ। अभी तक अपराध कैसे किया जाता था? मुख्य रूप से पशु चोरी की जाती थी, क्योंकि गाय का बहुत महत्व था ऋग्वैदिक काल में। आप लोग गाय को माइंड में रखना। ठीक है, 2-3 चीज़ें ऋग्वैदिक काल की माइंड में रखने वाली है। एक गाय, दूसरा कहूँ कोई बुराई नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई वर्ण आश्रम व्यवस्था नहीं, सॉरी, कोई वर्ण आश्रम व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल एक आदर्श जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में हर चीज़ें बढ़ चढ़ के हुई। सामाजिक दशाएं देखेंगे हम। सामाजिक दशाएं देखेंगे, रहन सहन घास फूस की झोपड़ी में रहते थे ऋग्वैदिक काल में। उत्तर ऋग्वैदिक काल में रहन सहन लकड़ी, ईंटें और मिट्टी आ गए। शाकाहारी भोजन था। सामाजिक दशाओं में ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी भोजन और मांसाहारी दोनों था। तो शाकाहारी में गेहूं जौ था, जबकि उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या आ गया था? चावल आ गया था। सभी प्रकार के आभूषण इसमें भी पहने जाते थे, उसमें भी पहने जाते थे। फिर सूती और ऊनी वस्त्र ऋग्वैदिक काल में पहने जाते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या पहने जाते थे? रेशमी वस्त्र भी पहने जाने लगे थे। विशेष प्रथा क्या थी ऋग्वैदिक काल की? वर्ण व्यवस्था। और उत्तर वैदिक काल की वर्ण आश्रम व्यवस्था हो गई थी, यानी 4 आश्रम व्यवस्था बढ़ गए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बढ़ चुके थे उत्तर वैदिक काल में, और जन्मजात हो चुका था सारा चीज़। फिर स्त्रियों की दशा में ह्रास हुआ उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी थी स्त्रियों की स्थिति। लोपामुद्रा जैसी विदुषी कन्या हुई थी, जो कि हर चीज़ में हर क्षेत्र में भाग लिया करती थी महिलाएं। सभा में, समिति में, कोई कार्य हो, जैसे मैं कहूँगी कि कुछ निर्णय लेना हो, राजा का चुनाव हो, किसी भी चीज़ का चुनाव हो, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। और उपनयन संस्कार भी होता था स्त्रियों का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन सब चीज़ों का ह्रास हो गया। सती प्रथा, बाल विवाह, इस टाइप की चीज़ें प्रचलन में आ गई थीं। आर्थिक दशाएं क्या थीं? आर्थिक दशाएं, पशुपालन ऋग्वैदिक काल का प्रमुख था, जबकि उत्तर वैदिक काल का कृषि प्रमुख हो गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का व्यवसाय पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया। ठीक है, अन्य व्यवसाय वही सुनारी जुलाही बढ़ईगिरी। वस्तु विनिमय, सिक्का, अगर मुद्रा की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की मुद्रा निष्क थी। ऋग्वैदिक काल की मुद्रा क्या थी? निष्क थी। और उत्तर ऋग्वैदिक काल की मुद्रा कौन थी? उत्तर ऋग्वैदिक काल की मुद्रा थी, मैं कहूँगी आपसे, उत्तर ऋग्वैदिक काल की श्यामला। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे मैं बताऊँगी आप लोगों को कि शतमान, कृष्णाल और एक थी कर्षावर्ण, कांसा और चांदी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धार्मिक दशाएं, इसमें सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गया था,
टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्राकृतिक दशाएं। तो ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? प्रमुख देवता थे इंद्र, प्रमुख थे इंद्र, वरुण, अग्नि प्रमुख थे ऋग वैदिक काल में। जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रमुख हो गए, रुद्र और विष्णु देवता प्रमुख हो गए। कुछ देवियाँ थीं जो कि ऋग वैदिक काल में थीं, अदिति सूर्य की माता। और इसमें क्या हो गया, इसमें हवन यज्ञ, उत्तर वैदिक काल में हवन और इस सब का प्रचलन ज़्यादा हो गया। हवन में बलि दी जाने लगी पशु की, और नर्क स्वर्ग की परिकल्पना हो गई, पुरुषार्थ मोक्ष आदि स्थापित हो गया, पुनर्जन्म का सिद्धांत आ गया, ये सब आ गया। और जबकि ऋग वैदिक काल में हवन और यज्ञ विधि काफ़ी सरल थी, जो कि घर के जो प्रमुख रहते थे ना, बड़े, जैसे कोई पापा हो गए, दादाजी हो गए, वही लोग कर लेते थे, पंडित जी नहीं बुलाया करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पंडित जी वाली व्यवस्था आ गई कि नहीं, अब हवन करना है, यज्ञ करना है, तो पुरोहित को ही बुलाओ तुम। ठीक है, तो उन्होंने अपना वर्चस्व किया। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आज करा ये डिस्कशन आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए, करिए, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।